पड़ती है विश्व वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा होता है। अर्थात जितनी वस्तु हम निर्यात करते हैं उस वस्तु से प्राप्त होने वाली राशि और जितनी वस्तुएं हम आयात करते हैं उनको जो हम भुगतान करते हैं, यह दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन कहते हैं। अब हम आते हैं भुगतान संतुलन पे। भुगतान संतुलन एक वर्ष में एक देश के द्वारा अन्य देशों पर अर्थात पूरे विश्व के साथ जितनी भी हमारी मौद्रिक भुगतान या लेन देन होती है उसका एक ब्यौरा होता है या रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार के भुगतान में हम क्या लेते हैं? हम दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, सर्विसेज, सेवाएं एवं फाइनेंशियल एसेट्स या वित्तीय संपत्ति का हम समाहित करते हैं इस प्रकार के कंसेप्ट के अंतर्गत, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन एक बृहद अवधारणा होती है। जैसा हमने पहले देखा, बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन ये एक संकुचित अवधारणा है। इसमें सिर्फ हम दृश्य वस्तुओं को लेते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य वस्तुओं के साथ साथ वह वस्तुएं जो दिखाई नहीं पड़ती, इसमें पर्यटन हो गया, विशेषज्ञों की सेवाएं हो गई या जितनी भी मौद्रिक लेन देन होती हैं उन्हें हम इसमें लेते हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये जो बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ अकाउंट जैसे भुगतान संतुलन में कौन कौन से अकाउंट सम्मिलित होते हैं? भुगतान संतुलन में हमारे पास 3 बैलेंस होता है। एक है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और ओवरऑल बैलेंस। पहला होगा जिसे हम चालू खाता कहते हैं, दूसरा हमारा होता है पूंजी खाता और तीसरा होता है पूर्णतः दोनों को मिला के जो सम्मिलित खाता होता है। ये हमारा बैलेंस ऑफ अकाउंट में आता है। अब हम ये तीनों अकाउंट को बारी बारी से समझेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट चालू खाता है। यह भुगतान संतुलन का एक प्रमुख तत्व होता है या एक प्रमुख कंपोनेंट होता है। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम अक्रॉस द नेशन। इसमें यदि एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है या आय संपत्ति का प्रवाह हो रहा है एक देश से दूसरे देश या संपूर्ण विश्व के साथ, यह हम करंट अकाउंट के अंतर्गत लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व है करंट अकाउंट के या चालू खाते के? वो है, पहला है पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस वस्तुओं का हम आयात निर्यात करते हैं उनका जो भुगतान होता है उसे हम इसमें सम्मिलित करते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ इंटरेस्ट। जो हमने किसी कारण से या किसी चीज से दूसरे देशों को जो हम लोन देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए, उस कैपिटल या उस पूंजी पे जो हमें इंटरेस्ट ब्याज की प्राप्ति होती है वह ब्याज भी हम करंट अकाउंट के अंतर्गत ही देते हैं। और तीसरा होता है डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड पेमेंट्स का मतलब होता है यदि हम कहीं किसी भी देश में अगर किसी मनी मार्केट या मुद्रा बाजार में कुछ निवेश करते हैं तो उसका जो हमें लाभांश प्राप्त होता है, डिविडेंड का अर्थ होता है लाभांश प्राप्त होता है, उसे हम करंट अकाउंट में रखते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ग्रांट्स या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में एक देश दूसरे देशों को यदि मदद करना चाहे किसी कारणवश, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणवश, या इसके अतिरिक्त प्राइवेट रेमिटेंस का अर्थ होता है हमारे विशेषज्ञ यदि विदेशों में काम कर रहे हैं और उन्हें जो वहां प्राप्त हो रही है, जो उन्हें फैक्टर इनकम या साधन आय की प्राप्ति होती है, वह साधन आय वह अपने देश में भेज देते हैं, तो उसे हम प्राइवेट रेमिटेंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वह हमारे करंट अकाउंट या चालू खाते में आती हैं। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते में। पूंजी खाता का अर्थ होता है कि किसी देश की पूंजी का अन्य देशों के साथ जो प्रवाह होता है उसे हम पूंजी खाते में कहते हैं। जिसमें पूंजी खाते में क्या क्या होती है? पूंजी खाते में 2 तत्व होते हैं। पहला हम लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ होता है यदि कोई भी देश
दूसरे देश में कुछ फैक्ट्री लगानी चाहे या कोई उद्योग लगाना चाहे और उस उद्योग में वह निवेश करना चाहे, उदाहरण के तौर पे वह उस उद्योग में मशीन में निवेश करना चाहे या उस उद्योग में कुछ रॉ मटेरियल में किसी भी चीज में जो उत्पादन में सहायक होती है वह निवेश करना चाहे, तो वह हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। परचेज मतलब हुआ खरीदना। कैपिटल एसेट्स का अर्थ होता है पूंजीगत संपत्तियां। जैसे अगर एक उद्योग हमने लगाया तो उस उद्योग में यदि मशीन है तो वो हमारी पूंजीगत संपत्ति हुई। दूसरा इसका प्रमुख कंपोनेंट है पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश में हर एक देश में मनी मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होते हैं और वहां सिक्योरिटी, इक्विटी और बॉन्ड्स खरीदा और बेचा जाता है। जैसे भारत में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। तो वहां जो मुद्रा बाजार की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, इक्विटीज या इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इससे खरीदना और बेचना एक तरह से देश में पूंजी या फिर इनके जो इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश में बॉन्ड खरीदा, जब बॉन्ड का मूल्य बढ़ गया या इक्विटी का मूल्य बढ़ गया तो वह उसे पुनः बेच के अपना फायदा लेके अपने देश में वापस चले जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि मुद्रा बाजार में होने वाले ब्याज दर में परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए पोर्टफोलियो निवेश किया जाता है। इसके अलावा बैंक लोन, दूसरे देशों को जो बैंक लोन दिया गया है, बाहरी कमर्शियल बोरोविंग्स लिया गया, ये सारा कुछ हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ओवरऑल बैलेंस अकाउंट, यह हमारा क्या दिखाता है, जैसे हर एक देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके पास विदेशी मुद्रा और बहुमूल्य धातु का भंडार होता है। तो एक वर्ष में या इसका जो लेन देन या ट्रांजैक्शन होता है रिजर्व्स का, उसका जो रिकॉर्ड होता है सरकारी एजेंसी द्वारा, ये हमारा ओवरऑल बैलेंस अकाउंट को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। यदि हमारा भुगतान संतुलन संतुलित न होके सरप्लस या डेफिसिट या घाटा या फायदा दिखाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो जाता है। जैसे यहाँ दिखा गया क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का अर्थ होता है हमने जो भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया हो या विदेशों से जो हमारे पास जो निवेश हुआ हो वह अधिक हो जाएगा हमारे डेबिट या हमारे निर्यात या हम अगर कहीं निवेश करते हैं। ये एक तरह का बुक कीपिंग सिस्टम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें एक तरफ आप विकलन और एक तरफ आकलन दिखाया जाता है। क्रेडिट एंड डेबिट दो भाग में बटा होता है। उसी तरह से यदि डेफिसिट या घाटे की स्थिति हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, ऐसे में हमारा जो क्रेडिट होता है, आकलन होता है, वह विकलन से कम हो जाता है। ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन की स्थिति होती है। इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जिसको कहते हैं चक्रीय फ्लक्चुएशंस का होता उच्चावचन, हिंदी में से उच्चावचन कहते हैं, या चक्रीय उच्चावचन होता है। जैसा उदाहरण के तौर पे जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है या वर्तमान में सारे विश्व औद्योगिक विश्व हो गए हैं, तो औद्योगिक विश्व में समय समय पर डिप्रेशन या मंदी या तेजी की स्थिति आती है। तो इन सभी के कारण किसी भी देश में मान लेते हैं मंदी की स्थिति हो गई या कुछ भी, तो वहाँ आयात हमारा या पूरे विश्व में मंदी की स्थिति हो गई तो हमारा जो आयात निर्यात दोनों घटने लगता है। और किसी कारण से यदि हमारा आयात घट रहा है और निर्यात बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ बैलेंस, हमारे यहाँ यह फायदे का दिखाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर देश में मंदी की स्थिति है, देश में किसी भी कारण से उत्पादन घट रहा है या गरीबी का स्थिति है, तो ऐसे में हमारा जो एक्सपोर्ट है वह घटने लगता है और हमारा निर्यात
बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट। मान लेते हैं यदि कोई देश एग्रीकल्चरल देश है या कृषि प्रधान देश है और वह कृषि प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है, तो और मौसम पर जो कृषि आधारित होती है वह बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, जिसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मौसम पर आधारित कृषि किस मौसम में हमें फायदा देंगी। किसी कारण से यदि वर्षा नहीं होती है और हमारा कृषि उत्पादन घटता है तो हमारा निर्यात भी घटेगा। जब निर्यात घटेगा तो हमें उससे राशि प्राप्त नहीं होगी। ऐसे में हमारा आयात बिल ज्यादा होगा और डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और यह मुख्यतः विकासशील देशों में परिलक्षित होता है। हम यदि भारत का ही उदाहरण लेते हैं तो भारत में जितनी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, प्रथम द्वितीय तृतीय या शुरू की पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य था देश का तेजी से विकास करना। तेजी से विकास के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता थी, पूंजी या मशीनों की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में हम जो निर्यात करते थे वो कम होता था और आयात करते थे मशीनों का या और भी चीजों का, तो वो हमारा आयात बिल्कुल ज्यादा बढ़ा देता था और निर्यात को कम करता था। तो एक वो कारण था। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसे में हमें बहुत सारी ऐसी एसेट्स की या संपत्तियों की, परिसंपत्तियों की आवश्यकता होती है जिससे हम विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं और हमारा आयात बिल तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरा है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यदि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, आबादी जब तेजी से बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में हम पूंजी निर्माण नहीं कर पाते और जब हम पूंजी निर्माण नहीं कर पाते तो हम नए नए उद्योगों के लिए हम विदेशों से पूंजी पर निर्भर रहने लगते हैं और मशीनों पर निर्भर रहने लगते हैं। तो ये भी हमारा आयात को बढ़ा देता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, यदि अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी देश कृषि प्रधान देश से इंडस्ट्रियल देश की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे उद्योग में निवेश करना आवश्यक होता है और निवेश करने के साथ साथ वह विदेशों पे, वो टेक्नोलॉजी पे, मशीनों पे निर्भर हो जाता है। तो वैसे में हमें उन वस्तुओं का भी आयात करना पड़ता है जो हमारे लिए जो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के रूप में योगदान दे सके, तो वो भी हमारा आयात बिल को बढ़ा देता है। नेचुरल कैलामिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं उद्योगों को तो नहीं परंतु कृषि को का उत्पादन बहुत तेजी से घटा देती है। तब ऐसे में हम कृषि उत्पादन के लिए भी, खाद्यान्न के लिए भी या कृषि से संबंधित वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर होने लगते हैं, तो फिर हमारा आयात बिल बढ़ता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि किसी कारण से हमारा जो कैपिटल मूवमेंट है, विदेशों से अगर हम आय की प्राप्ति करते हैं वह कहीं और चला जाता है तो हमारा आयात बढ़ने लगता है और निर्यात घटने लगता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई देश हमारे यहाँ कुछ निवेश कर रहा था और फिर किसी कारण से वह निवेश दूसरे देशों में करता, तो ये हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है।